नमस्कार, मैं मनीष राज आप सभी का मार्क्स पे एक बार फिर से स्वागत करते हैं। कल हम वेक्टर का पार्ट 2 लेके आए थे, आज हम वेक्टर का पार्ट 3 पढ़ाने वाले हैं। कल का लगभग क्लास में हो चुका था पोजीशन वेक्टर। हमने पढ़ाया था कि जब कोई पॉइंट अंतरिक्ष में हो, स्पेस में हो, तो उसका हम लोग पोजीशन वेक्टर कैसे निकाल पाते हैं, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे लेंथ ऑफ ए वेक्टर के बारे में, जिसको हम लोग एक और नाम देते हैं मॉडुलस। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पीछे वाला भी वीडियो देख लीजिए, तभी आपको समझ में आने वाला है। इससे पहले वेक्टर का 2 लेक्चर हो चुका है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेंथ ऑफ ए वेक्टर, क्या दोस्त? लेंथ ऑफ ए वेक्टर, ध्यान समझना। एक सदिश की लंबाई। अब बताओ, सदिश की लंबाई कोई वैल्यू को बतलाएगा, कोई मान को बतलाएगा, तो इसको हम लोग मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ, इसी को क्या बोल सकते हैं हम लोग? मैग्नीट्यूड। शिकायत आ रहा था भाई कि आप बहुत छोटा छोटा लिख रहे हो, नजर नहीं आ रहा है, तो इसीलिए हम कोशिश किए हैं बड़ा लिखने का। ठीक है, हाँ, इसको मॉडुलस भी बोल सकते हैं। लेंथ ऑफ ए वेक्टर, देखिए आप बताओ एक कौन सा एक्सिस है? मतलब जेड एक्सिस। कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। एक कौन सा एक्सिस है? तो एक्स एक्सिस। चलो इस नाम रख लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। देखिए, यदि कोई पॉइंट स्पेस में हो, सपोज इस तरह से, एक कौन सा पॉइंट है? ओरिजिन, और इसका नाम रख दें के, और सपोज इसका आपका कोऑर्डिनेट दे रखा हो एक्स, वाई और जेड। ठीक है, हाँ, डायरेक्शन इस तरह से। तो अगर कोई पूछे O से K के बीच की डिस्टेंस, O के वेक्टर का लेंथ, तो डिस्टेंस फॉर्मूला 10th क्लास में पढ़े होंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला याद हो? √x² + y²। तो यहाँ 3 एक्सिस है ना, x, y, z, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी है x, y, z। तो O के वेक्टर की लंबाई हम लोग निकालेंगे, यानी O से K तक के डिस्टेंस। तो अगर O के वेक्टर का लंबाई निकालोगे भाई, O के वेक्टर का क्या निकालोगे? लंबाई। तो उसको इस तरह सूचित करते हैं, ओके का मॉडुलस इक्वल टू क्या हो जाएगा? √x² + y² + z²। ठीक है, यही होता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। अब देखिए, सपोज ये जो पॉइंट है के के बारे में हम बात कर रहे हैं, के का कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स, वाई, जेड। अगर हम पूछे कि बताओ ये पॉइंट जो है अगर स्पेस में है तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा? पोजीशन वेक्टर कल हमने बताया था पोजीशन वेक्टर के बारे में, है ना। पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? स्थिति सदिश। तो आप लोगों ने बताया था कि ओके वेक्टर इक्वल टू आप लिख सकते हो xi + yj + zk, है ना। हाँ, तो यदि कोई सदिश इस फॉर्म में हो तो इसका ये मॉडुलस होता है। मॉडुलस क्या होता है दोस्त? मॉडुलस, या इसी का एक और नाम क्या है? मैग्नीट्यूड। हाँ, मॉडुलस और मैग्नीट्यूड किसी वैल्यू को बतलाता है ना। हाँ, कुछ एग्जांपल देके हम लोग देख लेते हैं कि मॉडुलस और मैग्नीट्यूड होता क्या है। ठीक है, हाँ, इधर चलो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कोई वेक्टर ए दे रखा हो, और वेक्टर ए है आपका i + 2j और +3k, और पूछ दिया कि बताओ मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए निकालो, मैग्नीट्यूड को निकालो। तो अभी हमने बताया मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए के लिए, ओके के लिए, मॉडुलस वेक्टर ओके के लिए क्या फॉर्मूला होता है? √x² + y² + z², है ना। हाँ, तो यहाँ पे बताओ x का वैल्यू कितना है? बोलोगे i के साथ जो है ना कांस्टेंट, वो x का वैल्यू है। y का वैल्यू कितना है? j के साथ है ना जो, वो y का वैल्यू है। और z का वैल्यू कितना है? तो k के साथ जो है ना वैल्यू, वो z का वैल्यू है। फॉर्मूला क्या बनता है? √x² + y² + z²। तो यहाँ बताओ अगर मॉडुलस वेक्टर a के बात करो तो √, लिखोगे? बोले हाँ लिखेंगे। x का वैल्यू बताओ, x का, बोलेगा 1, तो 1 का स्क्वायर। y का वैल्यू बताओ, तो y का वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर। z का वैल्यू बताओ, तो z का वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर। आप बताओ आंसर कितना आने वाला है? तो 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, 1 14, √14। ये आपका आंसर होना है, ये आपका मैग्नीट्यूड है। समझ पा रहे होंगे? चलिए हम आगे और भी एग्जांपल लेके इसको समझाते हैं। ठीक है, हाँ, फिर से मॉडुलस के लिए फॉर्मूला क्या बनता है? √x² + y² + z², है ना। मॉडुलस किसको बतलाता है? किसी मान को बतलाता है। हाँ,
चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। वो दे रखा है वेक्टर m इक्वल टू 2y माइनस 3j और प्लस 4k, इस तरह से, और पूछ ले बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर m, मॉडुलस बताओ किसका, वेक्टर m का। अभी हमने बताया मॉडुलस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बदल इसे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या दोस्त, जेड स्क्वायर। आप बताओ एक्स का वैल्यू भैया आई के साथ जो रहेगा ना उसको बोलोगे तो कितना है, तो दो का स्क्वायर कर दो। बाई जो जे के साथ है, जे के साथ कौन सा वैल्यू है, -3, तो किसका स्क्वायर करोगे, -3 का स्क्वायर। और जेड का वैल्यू बताओ 4 का स्क्वायर। आप बताओ इसका वैल्यू कितने वाला, 4 का स्क्वायर 16 हुआ, -3 का स्क्वायर 9 हुआ, और 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4। 16 9 25 और 4 कितना हुआ, 29, यानी रूट 29 का क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं तो चलो और भी हम एग्जांपल लेके दिखाते हैं। फिर से मॉडुलस के लिए फॉर्मूला बताओ, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे दिया हुआ वेक्टर v इक्वल टू दे रखा है इस तरह से, i -3j -7k, और पूछ दिया बताओ मॉडुलस ऑफ वेक्टर v निकालो, मॉडुलस ऑफ वेक्टर v निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो b का, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v। फिर से बताओ मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स बोले तो किसका स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर, क्योंकि आई के साथ कौन सा वैल्यू है, 1 है ना। वाई बोले तो किसका स्क्वायर करोगे, -3 का स्क्वायर करोगे, -3 का स्क्वायर, और जेड बोले तो किसका स्क्वायर करोगे, -7 का स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आने वाला है, -7 का स्क्वायर कितना बना, 49, -3 का स्क्वायर कितना बना, 9, और 1 का स्क्वायर कितना बना, 1, तो 49 9 58, 58 और 1 59, यही आपका मॉडुलस आने वाला। समझ पा रहे होंगे, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ आगे हम लोग पढ़ेंगे ना, बढ़िया से साफ होता नहीं, मतलब डस्ट को नीचे के बाद इसमें ना कुछ मतलब ये भी नहीं करता है, बढ़िया है नहीं, डस्टर वगैरह का उपयोग करना पड़ेगा, है ना, लेकिन सही है, जल्द मिट जाता है। चलो हम लोग जानेंगे आगे डायरेक्शन कोसाइन। क्या दोस्त, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन ध्यान से समझिएगा दोस्त, डायरेक्शन कोसाइन सबको समझ में आने वाला है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डायरेक्शन कोसाइन। देखो हर बार मिटाना पड़ रहा है, वो लोग बोलते हैं बड़ा बड़ा लिखो, कोशिश कर रहे हैं, अगर अभी भी नहीं दिखे ना तो फिर से बताइएगा, डायरेक्शन कोसाइन हिंदी में बोलते हैं इसको, देखो दिक को जया, क्या बोलते हैं दोस्त, दिक को जया, दिक को जया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा दिक को जया के बारे में। चलो हम 3D एक फिगर के बात कर लेते हैं। आप बताओ कौन सा अच्छा है, तो एक्स अक्ष, ए कौन सा अच्छा है, बाय, ए कौन सा अच्छा है, जेड अक्ष। देख रहे डायरेक्शन कोसाइन किसको बोलते हैं, अगर कोई भी सदिश, जैसे हम एक सदिश लेते हैं इस तरह से, है ना, इस पॉइंट का नाम के रख लेते हैं, ये तो आपको पता है, इसका क्या नाम है, ओ ओरिजिन। ठीक है, हाँ तो देखिए यदि कोई सदिश यहाँ क्या नाम है उसका, ओके वेक्टर, यदि कोई सदिश एक्स अक्ष के धन दिशा के साथ अल्फा कोण, कितना कोण दोस्त, अल्फा कोण, बाई अक्ष के धन दिशा के साथ बीटा कोण, और जेड अक्ष के धन दिशा के साथ कितना कोण, गामा कोण बनाती है, तो कॉस अल्फा, ध्यान समझना, क्या कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, इसका दिक को जया कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त, दिक को जया कहलाता है, डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। फिर से, जब कोई रेखा एक्स अक्ष के धन दिशा के साथ अल्फा कोण, बाई अक्ष के धन दिशा के साथ बीटा कोण और जेड अक्ष के धन दिशा के साथ गामा कोण बनाती है, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा क्या कहलाता है, दिक को जया कहलाता है। ठीक है, हाँ कॉस अल्फा को हम लोग एल भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एल। इसका एक और नाम क्या बोल सकते हैं, एम,
इसको इसका बताओ n, ठीक है ना। कॉस अल्फा को l से भी सूचित किया जा सकता है, कॉस बीटा को m से और कॉस गामा को n से, ठीक है। हाँ, अगर देखो सपोज यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट दे रखा हो, x हो, y हो और z हो। अगर बताओ इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हो तो पूछे हम कि बताओ इसका पोजीशन वेक्टर बतला सकते हो, तो बोलेगा हाँ बतला सकते हैं। हम पूछेंगे बताओ पोजीशन वेक्टर निकालते हैं किसके सापेक्ष, तो हमने बताया था पिछला क्लास में भी कि पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन के सापेक्ष निकाला जाता है, मूल बिंदु के सापेक्ष निकाला जाता है ना। अगर हम के ओके वेक्टर की बात करें तो ओके वेक्टर मतलब के का पोजीशन वेक्टर जो होगा इस तरह से होगा, एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप। समझ में आया? कैमरा में आ रहा है? हाँ आ रहा है, ठीक है। ओके वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। अगर हम पूछे कि बताओ इसका तुम डायरेक्शन कोसाइन निकाल के दिखा, बोले हाँ भैया। कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो कॉस अल्फा की बात करेंगे। किसका बात करने वाले? कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा के लिए फॉर्मूला होता है, देखिए ध्यान से, कॉस अल्फा के लिए होता है एक्स बटा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ओके। कॉस बीटा के लिए फॉर्मूला होता है आपका बाई बटा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ओके, है ना, ओके है ना। हाँ, कॉस गामा इक्वल टू होता है, कॉस गामा इक्वल टू जेड बटा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ओके। जो भी वेक्टर नाम हो हम ओके रखे हैं तो इसलिए हम नीचे मॉडुलस ओके का ले रहे हैं। अब बताओ मॉडुलस के लिए हमने फॉर्मूला बताया, मॉडुलस जो पिछला क्वेश्चन पिछला कॉन्सेप्ट की बात करो तो उसे हमने बताया था मॉडुलस मतलब वो जो डिस्टेंस को बतलाता था, लेंथ ऑफ ए वेक्टर, उसी को तो हम लोग बोलते थे मॉडुलस या मैग्नीट्यूड। तो बताओ अगर ओके का आप मॉडुलस निकालोगे तो मॉडुलस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ओके वेक्टर का अगर मॉडुलस निकालोगे तो ऊपर तो एक्स तो जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहा होगा, दिख रहा है उधर? चलो हाँ, नहीं दिख रहा है तो इधर हम लिख लेते हैं, ठीक है। नीचे चलो, नीचे कॉस अल्फा इक्वल टू देखना एक्स बटा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ओके। तो बताओ एक्स तो ऊपर सही है और नीचे ओके का मॉडुलस निकालोगे तो बताओ नीचे एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम कॉस बीटा के बात करें तो क्या लिखोगे? तो लिखोगे बाई बटा रूट अंडर यही ओके वेक्टर का मॉडुलस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर हम पूछे बताओ कॉस गामा के लिए क्या लिखोगे? तो जेड बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। समझ में आया? क्योंकि मॉडुलस के लिए फॉर्मूला होता है वही रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। फिर से समझ लीजिए, डायरेक्शन कोसाइन किसको बोलते हैं? हिंदी में बोला था दिक् कोजया। जब कोई सदिश एक्स अक्ष वाई अक्ष तथा जेड अक्ष के धनात्मक दिशाओं के साथ अल्फा बीटा एंड गामा को बनाती है तो कॉस अल्फा कॉस बीटा तथा कॉस गामा उसका दिक् कोजया कहलाता है। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को क्रमशः एल एम एन से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? एल एम एन से सूचित करते हैं, ठीक है। हाँ, कॉस अल्फा के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं एक्स बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कॉस बीटा के लिए लिख सकते हैं बाई बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कैमरा में आ रहा है ना? नहीं सुन लीजिएगा, संभाल लीजिएगा वहां से। कॉस गामा के लिए जेड बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जो वेक्टर दिया हुआ है, अगर कॉस अल्फा के बाद तो ऊपर एक्स उसका नीचे मॉडुलस, कॉस बीटा के बात करो तो ऊपर वाई नीचे उस वेक्टर का मॉडुलस, कॉस गामा के बात करो तो ऊपर जेड नीचे उसका उस वेक्टर का मॉडुलस। समझ में आया? नहीं आया? आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अगर नहीं आया तो कमेंट में फिर से, नहीं ऐसा सवाल ही नहीं क्या नहीं आ सकता है। आप क्या करो भाई, अगर नहीं समझ में तो फिर से वीडियो को एक बार बैक करके फिर से देखो, ठीक है, पूरा समझ में आने वाला है। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन कोसाइन समझे, दिक् कोजया समझे। आगे हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। क्या दोस्त? दो बिंदुओं के बीच की दूरी पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। चलो सबसे पहले नहीं सबसे पहले इसमें कुछ क्वेश्चन करके दिखाते हैं डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए। क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन? देखिए जैसे आपका दे रखा है वेक्टर ए इस तरह से, क्वेश्चन आप लोग कोई भी बुक उठा करके कोई भी बोर्ड के लिए हो, सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, है ना, हाँ कोई भी बोर्ड अभी जो एग्जाम आपका मतलब आने वाला है, किसी बोर्ड के लिए तैयारी कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं,
ठीक है, ऐसे हम क्वेश्चन बहुत जल्द लेके आने वाले हैं, जब मेरे पास प्रोजेक्टर वगैरह की सुविधा हो जाए। ऐसे क्वेश्चन लिखने में ना भाई बहुत सारा टाइम लगता है ना, कल भी हमने बताया था। चलो अगर वेक्टर ए दे रखा हो 2i प्लस 5j प्लस 7k, इस तरह से दे रखा हो, है ना, और पूछ दे कि इसका डायरेक्शन कोसाइन बताओ। क्या बताओ? डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन को हिंदी में क्या बोला था भाई? दिक को जया। क्या बोलते हैं? दिक को जया। दोनों मीडियम वाला समझिएगा ध्यान से, हिंदी में बोलते हैं दिक को जया। क्या बोलते हैं? दिक को जया। दिक को जया फाइंड करके दिखाओ। आप बताओ डायरेक्शन कोसाइन बताओ, किसको किसको बोलते हैं? कॉस अल्फा को। आगे बताओ कॉस बीटा, उसके आगे बताओ कॉस गामा। कॉस अल्फा के लिए हम फॉर्मूला पूछना चाहते हैं, क्या होता है? एक्स बटा और जो वेक्टर दिया उसका मॉडुलस, मतलब मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। यहाँ ए भी और दे रखा है ना। कॉस बीटा तो बताओ बाय बटा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। कॉस गामा तो क्या लिखोगे? जेड बटा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। अब आइए हम इसका मॉडुलस निकालते हैं। एक्स, एक्स का वैल्यू, एक्स किसके साथ होता है? आई के साथ। तो आई के साथ कौन सा वैल्यू है? तो 2। मॉडुलस निकालोगे, किसका निकालोगे? वेक्टर ए का। मॉडुलस के लिए हमने फॉर्मूला बताया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो लिखते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर बोले तो किसका स्क्वायर करोगे? 2 का स्क्वायर। वाई स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर। जेड स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर। चलो दो ऊपर तो 2 जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहा है, नीचे तो 2 का स्क्वायर 4 बना, 5 का स्क्वायर 25 बना, और 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, हाँ 49 और 4 53। ठीक है, हाँ 53 और 25 आपका कितना हो गया? 78, है ना। हाँ 78, यही हो ना। तो इस तरह से हम लोग कॉस अल्फा निकाल दिए। कॉस बीटा के बात बताओ, ऊपर क्या? बाई। बताओ बाई का वैल्यू कितना है? बोलोगे 5। नीचे किसका मॉडुलस? ए का मॉडुलस। ए का मॉडुलस का वैल्यू कितना आया? रूट अंडर 78। तो रूट अंडर 78। चलो कॉस गामा की बात कर लेते हैं। कॉस गामा इक्वल टू बताओ जेड बटा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। तो चलो जेड का वैल्यू बताओ 7। मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बताओ उसका वैल्यू रूट अंडर 78। इस तरह से हम लोग कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा निकाल पा रहे होंगे। चलिए अगर नहीं आया समझ में तो और भी हम लोग क्वेश्चन लेके दिखाते हैं, और भी हम क्वेश्चन लेके दिखाते हैं। ठीक है, हाँ अगर सपोज आपको एक क्वेश्चन लेते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू माइनस आई माइनस जे माइनस के, और पूछ दे क्या आपसे? डायरेक्शन कोसाइन। शॉर्ट फॉर्म डीसी लिख दें, हिंदी में बोलते हैं दिक को जया। क्या बोलते हैं दोस्त? दिक को जया। क्या बोलते हैं? दिक को जया। पूछ क्या रखा है? दिक को जया। ठीक है, मतलब कॉस अल्फा। इसको एक और नाम क्या बताओ? एल एम कॉस बीटा, एन बताओ कॉस गामा, है ना। आइए हम लोग निकाल के दिखाते हैं। कॉस अल्फा के लिए फॉर्मूला बताओ। बोलोगे एक्स बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू कितना है? तो भैया इसके पहले ना 1 छुपा हुआ ना, तो -1 और बटा, चलो लिख देते फॉर्मूला, समझ लोगे, इसे समझ लेना। फिर बताओ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब इसके भी पहले कितना है? 1, इसके पहले कितना है? 1। तो एक्स स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, और जेड स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, यानी टोटल कितना होना? √3। यही आपका एल का वैल्यू -1 बटा √3। अगर कॉस बीटा के बात बोले तो क्या लिखोगे? इसके लिए भी बताओ बाई का वैल्यू कितना है? -1, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? √3। कॉस गामा के बात बोले बताओ क्या लिखोगे? -1। क्यों? क्योंकि जेड का वैल्यू कितना है? -1, और नीचे उसका मॉडुलस मतलब कितना? √3। यही आपका है डायरेक्शन कोसाइन। आगे हम बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर के करने वाले हैं। अभी हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग जानेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। क्या जानेंगे दोस्त? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। एक और टॉपिक नहीं है, वो वाला नहीं था, चलो कोई बात नहीं। हाँ नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जानेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। देखिए
दो रेखाओं के दो बिंदुओं के बीच की दूरी है ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है ना। आइए देखिए, अब बताओ कौन सा अच्छा है, जेड अच्छा है, ए कौन सा अच्छा है, वाई अच्छा है, ए कौन सा अच्छा है, एक्स अच्छा है। चलो एक्स नाम रख दिया इसका, वाई रख दिया, जेड रख दिया, ठीक है। एक पॉइंट है, चलो हम 2 पॉइंट ले रहे हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है ना यार, 2 पॉइंट। मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट जो है x1 है, y1 है और z1 है, ठीक है ना। और 1 है, देखिएगा ध्यान से, कॉमा है नहीं, एक कॉमा है आपका। इसका कोऑर्डिनेट देखा है आपका x2, y2 और z2, और पूछ रहा है इसके बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना। 10th में आप 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला पढ़े थे। सबसे पहले जानेंगे इसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। इसका नाम रखते हैं, चलो m रख लेते हैं, इसका नाम रखते हैं, चलो k रख लेते हैं। अब बताओ, हम लोग हमेशा पोजीशन वेक्टर किसके सापेक्ष निकालते हैं, ओरिजिन के सापेक्ष, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है ना, मूल बिंदु के सापेक्ष में निकालते हैं, है ना। चलो आओ, पूछ हम क्या रहे हैं भाई, हम पूछ रहे हैं m से k के बीच के डिस्टेंस। देखिए कैसे निकाल पाते हैं, ध्यान से समझिएगा। कहाँ से कहाँ तक के डिस्टेंस, m से k तक के डिस्टेंस, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि बताओ अगर तुम m का पोजीशन वेक्टर की बात करो तो m का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो, बोले हाँ निकाल सकते हैं। तो बताओ किसी भी बिंदु का पोजीशन वेक्टर हमेशा किसके सापेक्ष निकालते हैं, तो मूल बिंदु के सापेक्ष निकालते हैं। हम पूछे कि बताओ k का पोजीशन वेक्टर निकालते हो, हाँ कैसे निकालते हो, मूल बिंदु के सापेक्ष निकालते हैं, है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट पॉइंट जानेंगे, डिस्टेंस निकालने से पहले पोजीशन वेक्टर कब, जब लाइन क्या बिंदु से, हाँ अगर लाइन की बात करें तो क्या बिंदु से गुजर रही है, 2 बिंदु से, m और k से, तब पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, स्थिति सदिश। क्या बोलते हैं हिंदी में, स्थिति सदिश। लिख लेते हैं, चलो स्थिति सदिश, है ना। देखिए कैसे हम लोग फाइंड कर पाते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें OM वेक्टर का, आप पोजीशन वेक्टर, OM वेक्टर का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो, बोलेंगे हाँ। क्या लिखोगे, तो बोलोगे OM वेक्टर। हम बोले चलो इसका लिख लो, मतलब पोजीशन वेक्टर लिख लो, क्या होगा, तो बोलोगे x1 i कैप, चलो ठीक है, प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। भैया ये जो है m का पोजीशन वेक्टर है। हम पूछना चाहते हो तो k का पोजीशन वेक्टर निकाल दो, हाँ। क्या नाम रखोगे, तो बोले ओके रखेंगे, ओके वेक्टर, k पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। हम बोले क्या लिखोगे, चलो आगे, तो x2 i कैप प्लस y2 j कैप। कल हमने पोजीशन वेक्टर के बारे में बताया था, अगर नहीं आया तो पीछे देख लीजिएगा, पिछला वीडियो देख सकते हैं, लेक्चर 2, ठीक है। हाँ, अब बताओ सदिश योग का त्रिभुज नियम जानते हो, सदिश योग का त्रिभुज नियम जानते हो। अगर हम OM वेक्टर m के वेक्टर को ऐड करें तो वो किसके बराबर आने वाला है, तो तुम बोलोगे कि वो जो है OK वेक्टर के बराबर आने वाला है। फिर समझना, OM वेक्टर प्लस m के वेक्टर को ऐड करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, OK वेक्टर के बराबर आएगा। हमने कल पढ़ाया था सदिश योग का त्रिभुज नियम, है ना, बताया था ना, ट्रायंगल लॉ नहीं बताया था, हाँ। तो उसको अगर नहीं आया तो फिर से उसको उस वीडियो को देखिएगा। हम बात कर रहे हैं कि एक बार बताओ, OM वेक्टर, ध्यान समझना, OM वेक्टर प्लस MK वेक्टर इक्वल टू, लिख सकते हैं OK वेक्टर के, हाँ लिख सकते हैं जी, ट्रायंगल वाला से, है ना, ट्रायंगल, ठीक है। हाँ, अब बताओ OM वेक्टर कितना है, तो तुम बोलोगे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। हम पूछेंगे MK, तो MK मेरे को पता नहीं है अभी। OK वेक्टर, तो OK वेक्टर भी कितना है बताओ, x2 i कैप प्लस y2 j कैप और प्लस z2 k कैप, है ना। अब बताओ ये जो पूरा पार्ट है इसको इसी तरफ रखने दो, ये पूरा पार्ट को फेंको उस तरफ, ये पूरा पार्ट इस तरफ किस में है, प्लस में, तो उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। यानी इधर केवल बचेगा क्या, तो MK वेक्टर बचेगा। उस तरफ घटाओ तो क्या हो जाएगा, देखो जैसे एलजेब्रा में घटाते हो ना,
उसी तरह से यहाँ भी घटाना है। हम लोग वेक्टर नहीं, वेक्टर अलजेब्रा को पढ़ रहे हैं, है ना, वेक्टर अलजेब्रा। जो अलजेब्रा में प्रॉपर्टीज होता था ना, यहाँ पे भी टोटल वही प्रॉपर्टीज है। जैसे वहाँ x को x से घटाते थे, x को y से नहीं घटाते थे, तो यहाँ वेक्टर को ध्यान रखना है। i कैप वाला को i कैप वाला से घटाएंगे, j कैप वाला j कैप वाला से घटाएंगे, है ना। हाँ, समान यूनिट वेक्टर को समान यूनिट वेक्टर से घटाएंगे। तो यहाँ ये जो पूरा पार्ट है आपका वो प्लस में है, तो उस तरफ जाएगा तो माइनस में। देखिए घटाने का नियम है, जिस तरह से आप अलजेब्रा में सब्ट्रैक्ट किया करते थे ना 8th 9th क्लास में, उसी तरह से यहाँ भी। लेकिन यहाँ पे क्या करना है ना, सदिश को देख करके हमको मतलब घटाना है। मतलब आई कैप वाला को आई कैप के साथ घटाना है, जे कैप वाला को जे कैप के साथ, के कैप वाला को के कैप के साथ घटाना है, ठीक है। हाँ, तो आइए हम लोग करते हैं। एम के वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, पूरा पार्ट प्लस में, उस तरफ जाएगा माइनस में, यानी x2 आई कैप में से कौन घटेगा, x1 आई कैप। तो क्या हो जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं x2 माइनस x1 आई कैप, ठीक है, प्लस। अब बताओ जे कैप बैलेंस है, जे कैप को घटाओगे, हाँ, क्योंकि पूरा पार्ट प्लस में था, उस तरफ जाएगा माइनस में। हमने घटाने और जोड़ने का नियम वही बताया, जिस तरफ से आप अलजेब्रा में किया करते थे, यहाँ भी वही करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, y2 माइनस y1 जे कैप, है ना, और प्लस के वाला को के कैप बोलो, के कैप से, तो z2 माइनस z1 के कैप। यही हो गया आपका m के वेक्टर। मतलब अगर कोई लाइन क्या बिंदु से गुजर रही है, दो बिंदु से, तो उसका क्या निकाल लिया आप, पोजीशन वेक्टर, m के वेक्टर, है ना। हाँ, अब बताओ पोजीशन वेक्टर m के वेक्टर इक्वल टू कितना आ गया, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। अब बताओ अगर यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस के बात बोले, इसका आप पोजीशन वेक्टर निकाल चुके हो, है ना। हाँ, अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस के बात करें तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम लोग। तो बताओ अगर एम के वेक्टर का आप लोग मैग्नीट्यूड निकालोगे, एम के वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के लिए अभी हमने फॉर्मूला बताया था, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या होता है, जेड स्क्वायर। कैमरा में आ रहा है, चलो। तो रूट अंडर एक्स के बात करें तो एक्स किसके साथ रहता था, आई कैप के साथ। तो बताओ यहाँ आई कैप के साथ कौन सा वैल्यू है, x2 माइनस x1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस। आगे बताओ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बाई के जगह पे कौन सा वैल्यू है, y2 माइनस y1। तो क्या कर दोगे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर लोगे, और प्लस जेड के जगह पे कौन सा वैल्यू है, z2 माइनस z1। तो लिख लोगे z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये होता है दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। पोजीशन वेक्टर समझे आप लोग, क्या होता है स्थिति सदिश, कब, जब लाइन क्या बिंदु से गुजर रही है, क्या बिंदु से पास हो रही है, दो बिंदु से। हमने वो भी बताया था कि जब पॉइंट एक बिंदु से गुजरती है तो उसका पोजीशन वेक्टर हम लोग कैसे निकाल पाते हैं, है ना। हाँ, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन के सापेक्ष निकालते हैं, मूल बिंदु के सापेक्ष निकालते हैं, ठीक है। समझ में आया, नहीं आया? अगर आया तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, नहीं आया तो वीडियो पीछे करके फिर से देख लें। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल ले लूँ, नहीं चलो क्वेश्चन बाद में करवा देंगे, क्वेश्चन लेने में ना यहाँ पे थोड़ा टाइम ज़्यादा है। अभी हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जानेंगे, दो सदिश बराबर कब होता है। वो तो पहले भी बता चुके थे, है ना। हाँ, कि उसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर डायरेक्शन भी इक्वल होना तो हम लोग समझ जाएंगे कि दो सदिश क्या होता है, बराबर होता है। हाँ, यहाँ पे अगर दो सदिश गिवन होना तो दो सदिश बराबर कब होगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। हाँ, ध्यान से देखिएगा, हम दो सदिश लेकर के दिखाते हैं आपको कब कब बराबर हो सकता है, ठीक है। चलिए जैसे हम लिख लेते हैं, चलो, इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है ना। दो सदिश बराबर कब है, ठीक है ना, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स तो छोड़ दो, ठीक है ना। दो सदिश भी तो बराबर हो सकता है ना। चलो हाँ, देखिए सपोज हम वेक्टर ए ले लेते हैं इस तरह से, आपका हो गया a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप।
एक वेक्टर ए हो गया। एक और वेक्टर हम लेते हैं वेक्टर बी, ठीक है ना। हाँ, ए हम लेते हैं a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। हम किसका बात कर रहे हैं? समानता का। दो सदिश बराबर कब होता है ना। हाँ, तो देखिए अगर दो सदिश को बराबर करना चाहते हैं, वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी करना चाहते हैं, तो वेक्टर ए का सबसे पहले बताओ कितना लियो सदिश के फॉर्म में, a1 i कैप लिए हो प्लस क्या लिए हम लोग b1 j कैप प्लस क्या लिए c1 k कैप, है ना, बराबर वेक्टर बी बताओ कितना है, a2 i कैप प्लस बताओ b2 j कैप प्लस बताओ c2 k कैप। एक बार बताओ पूरा पार्ट जो है ना प्लस में इस तरफ आएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा, माइनस में। अब बताओ अगर इस तरफ माइनस में आएगा तो कैसे घटाओगे, तो अभी हमने बताया था जैसे अलजेब्रा में घटाया करते थे उसी तरह से यहाँ भी घटाएंगे, है ना। हाँ, यानी किस में से किसको बताओ, तो a1 में से भैया आप माइनस करो a2 को, अब बहरा खड़ा कर दो i को, सही बात है। चलो अगर j वाला की बात करो, j कैप वाला, तो j कैप वाला को j कैप वाला से माइनस करेंगे। हाँ, क्योंकि यहाँ सदिश हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वेक्टर अलजेब्रा, सदिश बीजगणित, है ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या करोगे बताओ, b1 में से किसको माइनस करोगे, b2 को, और बाहर किसको खड़ा करोगे, j को। आगे बताओ c1 माइनस c2, बाहर कौन, k कैप, और इक्वल टू इधर क्या बचेगा, लड्डू, 0 बचेगा, है कि नहीं है। हाँ, कैमरा में आ रहा है, चलो आ रहा है। हाँ, अब बताओ हम लोग अगर तुलना करें इस तरह से, इधर a1 माइनस a2 भी है जो 0 के बराबर हो जाएगा, b1 माइनस b2 भी है जो 0 के बराबर हो जाएगा, और c1 माइनस c2 भी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। मतलब माइनस a2 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस a2, यानी a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2। बताओ इसको उस तरफ ले जाओगे तो प्लस b2, यानी b1 इक्वल टू b2, उस तरफ ले जाओ तो c1 इक्वल टू c2। आप देख रहे हो कि दो सदिश तब बराबर होता है जब उसका संगत अवयव भी क्या होना चाहिए, संगत अवयव भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी a1 a2 के बराबर होना चाहिए, a1 a2 के बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, b1 b2 के इक्वल होना चाहिए, और c1 यहाँ पे c2 लेना ना यार, हाँ यहाँ पे गलती लिख ली है ना, c2 हम लोग गड़बड़ लिखते हैं, c2 के यहाँ घटाए हम लोग, सही ऐसे कैसे हो गया, ये तो गजब हो गया। ठीक है, समझ में आया आप लोग के। हाँ, c2 के कब, जब संगत अवयव बराबर होना तभी दो सदिश क्या होता है, बराबर होता है। a1 a2 के बराबर, b1 b2 के बराबर, c1 c2 के बराबर ऐसा हो तो दो सदिश क्या होता है, बराबर होता है। समझ में आया, इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिश कब समान होते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कोलिनियर वेक्टर के बारे में। कोलिनियर वेक्टर के बारे में हमने बताया था कि दो या दो से अधिक समानांतर सदिश कोलिनियर यानी संरेख कहलाता है, हिंदी में बोलते हैं उसको संरेख, है कि नहीं है। हाँ, संरेख सदिश कहलाता है, चाहे उसका डायरेक्शन कुछ भी हो, समानांतर होना चाहिए, डायरेक्शन कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, बस क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, है ना। हाँ, अब हम जानेंगे कि अगर दो वेक्टर गिवन हो, दो सदिश दे रखा हो, तो कैसे पहचान कर पाएंगे कि ये दोनों सदिश जो है इक्वल है, दोनों सदिश क्या है, बराबर है। तो आइए हम लोग उसके बारे में जानते हैं कि दो सदिश बराबर कब होता है, ठीक है ना दोस्त। हाँ, चलिए थोड़ा क्लीन वगैरह कर लेते हैं अच्छा से, कि वीडियो क्वालिटी बेस्ट है। आइए आगे हम लोग जानते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर है ना, इसके बारे में हमने बताया था। जैसे देखो एक वेक्टर दे रखा है, वेक्टर a इक्वल टू इस तरह से a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। ठीक है, एक और वेक्टर हम b ले लेते हैं, a भी दे रखा है, चलो a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कोलिनियर वेक्टर के बारे में, संरेख सदिश के बारे में। कब संरेख होता है, देखिए यदि वेक्टर a इक्वल टू लेमडा वेक्टर v हो, अगर वेक्टर a इक्वल टू क्या हो, लेमडा वेक्टर v हो, तो अगर हम वेक्टर a के बात करें तो वेक्टर a कितना यहाँ पे दे रखा है बताओ, a1 i कैप प्लस बताओ क्या दे रखा है, b1 j कैप, है ना, प्लस बताओ क्या दे रखा है, c1 k कैप इक्वल टू लेमडा। लेमडा क्या है भाई, लेमडा एक अचर को बतला रहा है, कांस्टेंट को बतला रहा है ना। हाँ, वेक्टर b बताओ कितना है, तो यहाँ पे है भैया a2 i कैप प्लस बताओ b2 j कैप प्लस बताओ
C2 के है कि नहीं है? एक बात बताओ, लेमडा क्या है? कांस्टेंट है। कहाँ पे? A2 आई कैप है। कहाँ पे? कैप है, कैप है, कैप। यूनिट वेक्टर के बारे में बताए थे, तुम नहीं जानते हो, तुम टेक्निकल मास्टर चुपचाप रहो बैठे हुए, ठीक है ना? हाँ, अरे देखते नहीं हो बैठ कर, कह रहे देखोगे तब पर भी सीख जाओगे यार तुम, है ना? एक कैप है। कैप पता है अगर किसी भी ऐसे होता है, उल्टा नहीं होता है। नहीं, हम लोग इसी तरह से, हम ऐसे इसी तरह से लिखते हैं, वहाँ समझ रहा होगा लोग जो, है ना? यूनिट वेक्टर के बारे में बताया था ना हमने कि यदि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो? 1 के बराबर। हम उसको सूचित किससे करते हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ऊपर कैप लाकर सूचित करते हैं, है ना? समझ लेना, यहाँ संभाल लेगा वो लोग यार, इतना पढ़ रहा है। देखिए अगर समझ में नहीं आया तो शुरू से वीडियो देखिएगा, शुरू से, नहीं तो बीच से समझ में आने वाला है नहीं। इससे पहले हम बहुत 2 लेक्चर और हो चुका है ना? हाँ, अब बताओ लेमडा से अगर हम लोग क्या करें, इस सभी में मल्टीप्लाई कर ले तो बताओ क्या आने वाला? तो बताओ A1 आई कैप तो जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहा है, इसको इसमें तो हमको कोई चेंजिंग करना है नहीं। B1 जे कैप प्लस C1 के कैप इक्वल टू, नीचे लिख लेते हैं हम लोग, लेमडा को इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा बताओ जरा? लेमडा को अगर हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका लेमडा A2 आई कैप, है ना? A2 आई कैप और प्लस क्या हो जाएगा? लेमडा B2 जे कैप, है ना? प्लस लेमडा C2 के कैप। अब बताओ ये पूरा पार्ट प्लस में, तो इस तरफ आएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो हम लोग किस तरह से करेंगे बताओ? A1 आई कैप, चलो डायरेक्टली घटा ही लेते हैं। A1 माइनस लेमडा A2 क्या हो जाएगा? आई कैप, है ना? प्लस बताओ चलो B1 माइनस लेमडा B2 जे कैप, है ना? चलो प्लस क्या हो जाएगा बताओ? अगर इसको इस तरफ लाओगे तो C1 माइनस लेमडा C2 और बाहर कौन खड़ा रहेगा बताओ? के कैप, और बचेगा उस तरफ क्या? लड्डू, 0 है कि नहीं है? अब बताओ फिर से तुलना कर लेते हैं। तुलना करना मतलब A1 माइनस लेमडा A2 को किसके बराबर इक्वल करोगे? वेक्टर लगाना छोड़ दिया हमने। हाँ नहीं, वेक्टर तो है नहीं इसमें, वेक्टर कहाँ लगाना? आई कैप तो बाहर खड़ा है ना? हाँ, हम सोचे कि यहाँ पे है। चलो इसको तुलना करते हैं तो B1 माइनस लेमडा B2 इक्वल टू क्या? 0। आगे बताओ C1 माइनस लेमडा C2 इक्वल टू क्या? 0। एक बार बताओ ये पूरा पार्ट माइनस में उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में, यानी A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेमडा A2। इसके साथ ये मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में, यानी लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा? A1 बाई A2, है ना? यहाँ पे बताओ लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा? डायरेक्टली कर दें? चलो छोड़ो, स्टेप पे करते हैं। B1 इक्वल टू लेमडा B2, लेमडा से मल्टीप्लाई में इस तरफ का डिवाइड में, लेमडा इक्वल टू हो जाएगा B1 बाई क्या? B2। अगर यहाँ पे बात करो ये पूरा पार्ट उस तरफ जाएगा तो क्या इसमें? प्लस में, तो लेमडा C2 मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो डिवाइड में, यानी लेमडा इक्वल टू C1 C2। आप देख रहे हो तीनों जो है ना लेमडा के इक्वल है। A1 बटा A2 भी लेमडा के इक्वल है, अब B1 बटा B2 भी लेमडा के इक्वल है, और C1 बटा C2 भी किसके इक्वल है? लेमडा के इक्वल। अगर तीनों इसके इक्वल है तो बताओ A1 बटा A2 डायरेक्ट लिख सकते हैं इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2 इक्वल टू क्या? लेमडा। अगर देखो अगर हम लोग संगत जो वैल्यू है अगर उसको हम लोग रेशियो करें और हमेशा अगर इक्वल आए तो उसको हम लोग बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। हम जैसे कुछ एग्जांपल लेके फिर से सुनना, A1 बटा A2 का वैल्यू बराबर अगर हो B1 बटा B2 का वैल्यू के बराबर हो C1 बटा C2 का वैल्यू, अगर बराबर हो तो दो रेखा क्या होता है? कोलिनियर होता है, संरेख होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? संरेख होता है। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया तो चलो हम एक एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलो सपोज वेक्टर ए को हम इस तरह से ले लिए, और वेक्टर ए है आपका 2y प्लस 3j माइनस 4k कैप, ठीक है? हाँ, एक कैप देगा भाई, यूनिट वेक्टर को बतला रहा है। चलो आगे आई कैप, ठीक है? नहीं 4i कैप, ठीक है? प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। चलो अब हम लोग देखते हैं, बताओ अगर पूछ दे कि बताओ ये दोनों जो वेक्टर है कोलिनियर है या नहीं है, तो रुक 1 मिनट सोचने दे। प्रॉपर्टीज क्या है? तो A1 बटा A2 का वैल्यू B1 बटा B2 के इक्वल होना चाहिए, उसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? C1 बटा C2 का। आ रहा है उसमें?
आ रहा सही तो है। चलो नहीं दिखा बोल रहे हैं ना, समझ लेना, थोड़ा सेटिंग बेस्ट से किया कि करो अगला वीडियो से, ठीक है, अगला वीडियो से बेस्ट करो, ठीक है। हाँ, और नीचे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, दिखा दो, अगर दिखाना चाहो तो थोड़ा सा दिख जाएगा। हाँ आ जाओ, अगर ये दोनों की बात करें बताओ कोलिनियर है कि नहीं है, तो कैसे बता पाओगे? तो भैया एक क्या मतलब बताए थे अभी, A1 बटा A2, तो A1 का वैल्यू कितना है, मतलब 2, A2 का वैल्यू कितना है 4, तो A1 बटा A2 मतलब 2 बटा 4, मतलब बहुत बढ़िया। अगर हम बोले B1 बटा B2 का वैल्यू बताओ तो क्या लिखोगे बताओ, 3/6 लिखोगे। हम पूछते हैं कि बताओ C1 बटा C2 का वैल्यू कितना लिखोगे, तो -4/-8। अगर सभी का वैल्यू 2 दूना का 4 मतलब 1/2, 3 2 जा 6 यानी 1/2, और इसका भी वैल्यू देखो 4 2 जा 8 यानी 1/2। सभी का वैल्यू A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और इक्वल टू कितना C1 बटा C2। सभी का वैल्यू किसके बराबर आया, 1/2 के बराबर, 1/2 के इक्वल, है ना। हाँ तो हम लोग समझेंगे कि ये दोनों जो सदिश दे रखा है, ये दोनों क्या है, कोलिनियर है। क्या है, कोलिनियर है, संरेख है। समझ में आया, नहीं आया? चलो और भी हम एग्जाम्पल लेकर के दिखा देते हैं। यदि A1 बटा A2 का वैल्यू B1 बटा B2 का वैल्यू C1 बटा C2 का वैल्यू इक्वल हो, तो हम लोग समझेंगे कि ये दोनों सदिश क्या है, संरेख है। और अगर संगत अवयव अगर समान हो तो उसको क्या बोलोगे, समान सदिश। कौन सा सदिश, समान सदिश। समान सदिश के बारे में बताए थे ना हम पिछला क्लास में, हम बार बार बोल रहे हैं, अगर बीच से देखोगे समझ में नहीं आएगा, स्टार्टिंग से देखिए, वेक्टर पार्ट 1 से, ठीक है। चलिए हम एक और एग्जांपल लेके दिखाते हैं। चलो इसको पहचान के बतलाना है कि बताओ संरेख है कि नहीं। जोड़ने का नियम समझा है ना भाई, जोड़ने का नियम क्या है, आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ, के कैप को के कैप के साथ जोड़ते हैं, है ना। हाँ चलो हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। चलो अगर दिया हुआ है वेक्टर A इक्वल टू, ठीक है, हाँ 2i माइनस 6j, ठीक है, और प्लस 8k, इस तरह से। और वेक्टर बी आपका दे रखा है, वेक्टर बी आपका दे रखा है, ठीक है, आई कैप नहीं माइनस आई कैप प्लस 3j कैप, और वेक्टर सी जो है आपका, ये है आपका -4k कैप। अगर कोई पूछे कि बताओ इसको पहचान के बताओ कि ये दोनों सदिश जो दे रखा है कोलिनियर है या नहीं है, तो कोलिनियर के पहचान अभी हमने बताया था, है ना। हाँ क्या होना चाहिए, A1 बटा A2 का वैल्यू B1 बटा B2 के वैल्यू और C1 बटा C2 क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर A1 बटा A2 के बात करें तो बताओ A1/A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/-1 मतलब माइनस का 2। अगर हम B1/B2 के बात करें तो बताओ B1 का वैल्यू कितना है, तो बोलोगे -6 है। और हम पूछे कि B2 का वैल्यू कितना है, तो 3 है। बताओ इसका कितना आने वाला है, -2। अगर हम बताओ C1/C2 के बात करें तो C1 का वैल्यू कितना है, 8 है, और C2 का वैल्यू कितना है, -4, तो 4 2 जा 8, ऊपर जाएगा -2। देखो यहाँ पे सभी का वैल्यू बराबर है, यानी A1 बटा A2 का जो वैल्यू है किसके बराबर है, B1 बटा B2 का। इसका भी वैल्यू जो किसके बराबर है, C1 बटा C2 का। अगर ऐसा हो तो दो सदिश क्या कहलाता है, संरेख कहलाता है। समझ पाए? नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपके लिए लेके आने वाले हैं प्रॉब्लम लेके आने वाले हैं, क्वेश्चन मतलब अगला क्लास में सॉल्व करवाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।